देखिए, अभी एक स्टडी किया गया कि 2030 तक हम चाइना को भी ओवरटेक कर जाएंगे पॉपुलेशन के मामले में। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया गया, आज़ादी के बाद वाटर इस देश का नहीं बढ़ा, लैंड इस देश का नहीं बढ़ा, फॉरेस्ट इस देश का विकास नहीं किया, लेकिन हमने पॉपुलेशन बढ़ाते गए और फिर हम कहेंगे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अशिक्षित हैं। इसके विषय में जब रिसोर्सेस हमारे पास नहीं होगा, हम क्या करेंगे? इस देश की सबसे पहली समस्या है वो है पॉपुलेशन। दूसरी इस राष्ट्र की जो सबसे विकट समस्या है वो है पोल्यूशन। अभी 2019 में 53 कंट्री के 11,258 साइंटिस्ट 7 नवंबर 2019 को एक ज्वाइंट सर्कुलर जारी किया और कहा कि हम बिना लाग लपेट के निर्भीकता से ये कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो 2030 तक ये धरती, ये पृथ्वी मनुष्य के रहने के काबिल नहीं होगी। ये प्लैनेट्स अर्थ जो है वो इमरजेंसी में आ चुका है, वो इस इमरजेंसी को फेस कर रहा है। आप देखिए, विश्व की टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटी जो आज के समय में है, विश्व की 20 प्रदूषित शहर जो हैं उसमें 14 सिटी इंडिया के पास हैं। 4 तो आपके यूपी में है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। 2 बिहार में है, गया और पटना। 2 राजस्थान में है, जयपुर, जोधपुर। 3 दिल्ली में है, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद। 1 पंजाब में पटियाला है और और कश्मीर में श्रीनगर है। विश्व की जो 20 पॉल्यूटेड सिटी है उसमें 14 पॉल्यूटेड सिटी इंडिया के पास है। आपके पास फ्रेश एयर, अच्छे क्वालिटी के फूड नहीं है और इसके बाद समस्या है वाटर डेफिसिट, पानी की कमी। 1999 में विश्व बैंक के वाइस चेयरमैन इस्माइल सेरा गोल्डिन ने एक भविष्यवाणी किया था कि 20वीं शताब्दी युद्ध का केंद्र ऑयल था, 21वीं शताब्दी युद्ध का केंद्र वाटर होगा और 2035 तक इस दुनिया में वाटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी पूरे अर्थ में 460 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर वाटर है। इसमें 93% वाटर ओशन समुद्र के अंदर है, 4.1% वाटर ग्राउंड जमीन के नीचे है, 2% वाटर ग्लेशियर के रूप में है, 0.9% वाटर लेक, रिवर, झील, झरने, नदियों के रूप में है और जितना भी वाटर है इसमें 0.52% वाटर ओनली ड्रिंकिंग वाटर है, बाकी सारे वाटर यूजलेस वाटर है। तो अगर हम पानी के विषय में नहीं सोचेंगे तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या इस देश में, दुनिया में आने वाली है। इसके बाद जो इंडिया की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, अच्छे क्वालिटी का फूड खाना। इसीलिए हम लोगों की जो एवरेज आयु है अभी 68 इयर्स, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन केरला ने अपने फूड को अच्छा किया है, इन्वायरमेंट को ठीक रखा है, उनका 78 इयर्स का एवरेज आयु है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में आप सब लोग मोबाइल रखते हैं, आप एक सर्च करो हुंजा वैली, पाकिस्तान के अंदर हुंजा वैली है। मैं जसवंत सिंह के साथ वो पूरा पाकिस्तान में हिंगलाज माता जी गया था तो देख के आया हुंजा वैली भी। तो वहाँ हुंजा वैली में 120-130 वर्ष के लोगों की कॉमन एवरेज एज होती है। 60-70 इयर्स की लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चे पैदा करती हैं और वो बिल्कुल यंग लगती हैं, 30-32 इयर्स की।
चूँकि वो नेचर के करीब रहते हैं। आप देखिए, नीदरलैंड की एवरेज आयु 130 ईयर्स हो रही है, जापान की आयु बढ़ रही है। हमारे देश की आयु कम क्यों है? क्योंकि हमारा एयर अच्छा नहीं है, वाटर अच्छा नहीं है, फूड अच्छा नहीं है, और लाइफ स्टाइल हम बेटर नहीं करना चाहते हैं। इस पर आप लोगों को सोचना होगा। प्यारे साथियों, जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने है वो है एजुकेशन डेफिसिट। एजुकेशन डेफिसिट क्यों है? जब ये देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में लिटरेसी रेशियो 18% 18% था, लेकिन आज़ादी के 72 ईयर्स के बाद आज हमारी लिटरेसी रेशियो 74.04% हुआ है। आज भी 100 अगर पॉपुलेशन इंडिया में 100 लोग हैं तो 26 लोग थंब लगाते हैं, वो लिखना पढ़ना आज भी भारत देश में नहीं जानते। यह आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखिए, अगर आपको अपना रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना पड़ता हो और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है तो इसका मतलब आपके पास ज्ञान की कमी है, और अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो दुनिया का कोई भी भगवान आपका सहायता नहीं कर सकता है। इस बात को आप नोट कर लें और अपने दिल में बिठा लें। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहाँ भी जाकर सीखने की कोशिश करो, उसके लिए कोई बाउंड्री मत बनाओ। ये लॉजिकल आइडिया मस्ट बी एक्सेप्टेड नो मैटर फ्रॉम वेयर इट कम्स। तर्क संगत विचार को स्वीकार करना आवश्यक है, और वह महत्व नहीं है कि वो विचार आया कहाँ से। इसलिए आप अपने दिल और दिमाग में बैठाएं, द रूट्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस इज एनलाइटनमेंट्स। सुख का मूल ज्ञान है। तो हमारे देश में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है एजुकेशन डेफिसिट, शिक्षा की कमी, और लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। जो गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता होनी चाहिए तो उसकी तो सीमा कहाँ है? एक आप रिपोर्ट आपके सामने में रखना चाहता हूँ। पूरे दुनिया में 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी महाराजा की यूनिवर्सिटी, कृष्ण कुमार सिंह जी की यूनिवर्सिटी में आपके सामने खड़े हैं, ऐसी वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक यूनिवर्सिटी नहीं है 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक। जो हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी हम हैं, न जाने पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वर्ल्ड की 200 यूनिवर्सिटीज़ में आज 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी यूनिवर्सिटी विश्व में वो शामिल नहीं है जिस देश में तक्षशिला, नालंदा और न जाने क्या क्या विद्या के केंद्र हुआ करते थे। आप हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। कनाडा का हायर एजुकेशन 51% है, जापान का हायर एजुकेशन 48% है, इजराइल का हायर एजुकेशन 46% है, यूएस का हायर एजुकेशन 42% है, कोरिया का हायर एजुकेशन 41% है, ब्राज़ील का हायर एजुकेशन 40% है, ब्रिटेन आयरलैंड का हायर एजुकेशन 38% है, फ्रांस का हायर एजुकेशन 37% है, सिंगापुर का हायर एजुकेशन 32% है, जर्मनी का हायर एजुकेशन 26.93% है, चाइना का हायर एजुकेशन 27% है, इटली का हायर एजुकेशन 20.12% है, और इंडिया का हायर एजुकेशन सेम पित्रोडा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 10.8% है, और वेद प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 18% है। अगर हम 18% भी मान लें तो 100 बच्चे भारत देश में
अगर प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो 12वीं क्लास के बाद 82 बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते हैं। और इसका परिणाम क्या निकला है? हम गर्व से तो कहते हैं भारत युवाओं का देश है, 2030 तक 65% यूथ इसकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन अभी यूनिसेफ के चेयरमैन 9 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दिया है कि 2030 तक भारत के 53% यूथ 21st सेंचुरी के जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। इस देश के 53% यूथ, आप जैसे पढ़े लिखे काबिल लोग जो 21st सेंचुरी 21वीं शताब्दी के जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन डेफिसिट। कोई भी देश रोड बिल्डिंग से महान नहीं होता, फैक्ट्री कारखानों से महान नहीं होता। आपको देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने सिटीजन को कहा कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम। आने वाले कल का साम्राज्य ज्ञान, मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का साम्राज्य होगा। चर्चिल प्राइम मिनिस्टर के साथ वो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। जब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट पेश किया तो सभी सेक्टर से बजट में कट किया, लेकिन एजुकेशन में उन्होंने कमी नहीं किया। तो अपोजिशन ने शोर मचाया कि आपने हेल्थ में बजट को कम किया, हाउसिंग अर्बन में कम किया, डिफेंस में कम किया, लेकिन आपने एजुकेशन में कम क्यों नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि फ्यूचर एम्पायर शैल बी एम्पायर ऑफ नॉलेज, माइंड एंड विजडम। अब इस दुनिया में मसल पावर का कोई राज्य नहीं होगा, अब मनी पावर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा। जो दुनिया हमारे सामने आने वाली है वो माइंड पावर की होगी, और उस माइंड पावर की दुनिया के लिए एजुकेशन मस्ट रिक्वायरमेंट, उसकी बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम ये जो बिल्डिंग बमबारी से रोड टूट गए हैं, फैक्ट्रियां तबाह हो चुकी हैं, वो 10 बरस बाद बन जाएंगे, लेकिन अगर ये जनरेशन टूट जाएगी तो हम उसे नहीं बना पाएंगे। इसकी कोई हमारे पास तरीका नहीं होगा। जो देश, जो सरकार अपने सिटीजन के लिए इस प्रकार की नज़रिया रखती है, वही देश उन्नति के रास्ते पर जाते हैं। आप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड देखिए, 158 नोबेल प्राइज आज तक लिया। यूनिवर्सिटी आप कैलिफोर्निया देखिए, 118 नोबेल प्राइज लिया। यूनिवर्सिटी आप कैम्ब्रिज देखिए, 107 नोबेल प्राइज लिया। यूनिवर्सिटी आप शिकागो देखिए, 98 नोबेल प्राइज लिया। यूनिवर्सिटी आप कोलंबिया देखिए, 92 नोबेल प्राइज लिया। हमारे देश में अभी बनर्जी साहब को मिलाकर टोटल 14 लोग को नोबेल प्राइज मिली, 14 लोगों को, और उसमें भी 8 लोग विदेश में रहते हैं और 5 लोग भारत में रहते थे। एक मदर टेरेसा को जोड़ दिया जाए तो 6 हो गए, वो भी विदेशी मूल की थी। और फिर भी हम कहते दुनिया के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सारे ब्रह्मज्ञानी भारत में ही पैदा होते हैं। तो वो आप अपना आत्मचिंतन करो और अपनी समझ को बढ़ाओ। आप दुनिया के सामने आप कहाँ हैं, आपका क्या स्थान है। ट्रूथ और ट्रांसपेरेंसी ये आपके लाइफ का एक अंग होना चाहिए। जब तक आप इससे नहीं सोचेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचते होंगे कि आप तो केवल समस्याएं बता रहे हैं, इसका समाधान क्या है? तो आप समाधान सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, पालन करना चाहते हैं? तो अगर आप समाधान सुनना चाहते हैं तो ये मेरी सोच नहीं है। 2001 में अमेरिका के 2 टावर थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड पेंटागन। नाम सुना आप लोगों ने?
इस 2 टावर को आतंकवादियों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अमेरिका के सरकार चिंतित हुई। वो कोई मंदिर में महाराज की पूजा करने नहीं गए, भगवान मेरा रक्षा करो। वो कोई मस्जिद में इबादत करने नहीं गए, अल्लाह मेरी खैर करो। वो कोई चर्च में प्रेयर करने नहीं गए कि गॉड मुझे शक्ति दो। वहाँ की सरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गई, विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में गई, येल यूनिवर्सिटी में गई। ये पढ़े लिखे काबिल प्रोफेसर लोग को कहा, हम तुम्हारे ऊपर $1 बिलियन खर्च करते हैं, आप हमें ये रास्ता दिखाओ कि ये अटैक कभी हुआ है, दोबारा अमेरिका में अटैक ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हमें क्या प्लान करना चाहिए, आप हमें ये रास्ता, हमारा मार्गदर्शन दो। वो कोई भुआ आता के पास नहीं गए डोरा धागा करने के लिए, कोई बाबा साधु के पास नहीं गए। वो लोग कहाँ गए? हार्वर्ड, विस्कॉन्सिन, येल यूनिवर्सिटी में गए और कहा ये रिसर्च करो। और न्यूयॉर्क के मेयर के लीडरशिप में एक रिपोर्ट बनाई गई, वो है 13 पॉइंट की रिपोर्ट। मैं एक एक रिपोर्ट का पॉइंट बताता हूँ और इसको अगर आप फॉलो करो तो हिंदुस्तान की तरक्की, क्या दुनिया की कोई भी देश की तरक्की के लिए कोई रोक नहीं सकता। उस रिपोर्ट को अमेरिकन लोगों ने फॉलो किया। आज तक कोई टेररिस्ट अटैक दोबारा 2001 के बाद अमेरिका में नहीं हुआ। उन्होंने हर सिटीजन को ये अमल में लाने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। तो रिपोर्ट का पहला पॉइंट है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहली रिपोर्ट क्या है? पहला पॉइंट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहली चीज पहले करो, अर्थात आवश्यक कार्य पहले करो। पहले अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, ज्ञान बाद में प्राप्त करो। पहले स्वास्थ्य ठीक रखो, ज्ञान प्राप्त कर लो, धन बाद में प्राप्त करो। पहले स्वास्थ्य ठीक रखो, ज्ञान प्राप्त कर लो, पैसा भी इकट्ठा कर लो, फिर सम्मान बाद में प्राप्त करो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आवश्यक कार्य को पहले करो। और इसे करने के लिए आपके जीवन में 2 क्वालिटी होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ थिंकिंग एंड ईगरनेस ऑफ लर्निंग, सोचने की क्षमता और सीखने की उत्सुकता। एक बात याद रखो, सोचना बंद तो समझना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद। और दुनिया जीतने वाले के साथ होती है, दुनिया हारने वाले के साथ नहीं होती है। और दुनिया में अगर आप विजेता बनना चाहते हो, आप देखो दिल्ली में जाओ, बाबर के नाम पर रोड मिलेगा लेकिन राणा सांगा के नाम पर रोड नहीं मिलेगा। ये महत्व नहीं है कि राणा सांगा को 80 घाव लगे थे, बड़े बहादुर थे, बड़े इथिक्स वाले थे। महत्व इस बात का था वो जीते हुए योद्धा नहीं थे। दुनिया जीतने वाले के साथ होती है, दुनिया हारने वाले के साथ नहीं होती। अगर जिंदगी में जीतना चाहते हो तो सोचना और सीखना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहना चाहिए। और हमने अभी आपको बताया कि ज्ञान अगर दुश्मन के पास है तो वहाँ भी जाकर सीखने की कोशिश करो, बाउंड्री मत लाओ उसके लिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, योजना बनाओ और तैयारी करो। मैं खाली भाषण सुनाता जाऊं अच्छा नहीं है। मैं किसी विद्यार्थी से पूछना चाहता हूं, आपके क्लास में 40-50 लोग पढ़ते होंगे, इतने तो पढ़ते होंगे। तो बुक्स आर सिमिलर, पढ़ने की किताब सबको एक जैसी होती है। फैसिलिटीज आर सिमिलर, सुविधाएं भी सबको एक जैसी होती हैं। सिलेबस आर सिमिलर, पाठ्यक्रम भी एक जैसे होते हैं। प्रोफेसर्स आर सिमिलर, अध्यापक भी सब एक जैसे होते हैं। लेकिन क्या रीजन है, कोई परीक्षा में फर्स्ट आते हैं, कोई फेल हो जाते हैं, किसी का कम नंबर आता है।
जब सब चीज़ सबको समान मिलता है, 40 लोग 50 लोग जो एक क्लास में पढ़ते हैं, तो क्या रीज़न है कि कोई किसी को फर्स्ट कोई फेल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि इनके पास ज़्यादा ज्ञान है, उनके पास कम है, या इनके ज़्यादा पढ़ते हैं हम कम पढ़ते हैं। 36 तरीके भारत में उत्तर देने की कमी नहीं है, वो बहुत देते हैं। लेकिन अगर जिंदगी में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो ये 4 टाइप की प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करो। नंबर 1, काम पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचना। टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। वैल्यू फॉर टाइम इन इंडिविजुअल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन में समय का महत्व। और जो आदमी अपने काम के साथ गद्दारी करता है वो दुनिया में किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपके पास वक्त है। आप 20 साल 18 साल के हो गए, 25 साल तक आपके पास 5-7 वर्ष का टाइम है। इन 7 वर्षों में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितना चाहो बना लो, आप फेसबुक व्हाट्सएप का जितना यूज करना चाहो कर लो, और या आप ज्ञान जितना हासिल करना चाहो वो कर सकते हो। ये आपको सोचने का विषय है। ये आपके पास गोल्डन टाइम है। और एक बात याद रखो, जो 1 बरस से लेकर 25 बरस तक जिंदगी में हार्ड वर्क करता है वो 75 ईयर्स तक आराम करता है, और जो 1 बरस से 25 बरस तक इंजॉय करता है वो 75 ईयर्स तक फिर आंसू गिराता है। अब आपको ये फैसला करना है कि आपको 75 ईयर्स आंसू गिराने हैं या 75 ईयर्स इंजॉय करने हैं। और आपके पास फ्यूचर है। अगर आपको 75 ईयर्स इंजॉय करना है तो आपके पास जो 5-7 बरस बचा है, जो बीत गया सो बीत गया। अब इस पर आप कंसंट्रेट होकर आप ज्ञान हासिल करो और अपने लक्ष्य और मिशन की तरफ चलो, तो आप 75 ईयर्स तक आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पहला प्रैक्टिस है क्लासरूम में 2 मिनट पहले पहुंचना। दूसरी प्रैक्टिस है प्रोफेसर की बात कंसंट्रेट होकर सुनना। तीसरी प्रैक्टिस है अपने होमवर्क को इंटरेस्ट लेकर करना। और चौथी प्रैक्टिस है जो कल पढ़ना है उसे आज पढ़ करके जाना। अगर ये 4 टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो प्लानिंग एंड प्रिपरेशन आप जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। तो इसे कहते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तीसरा पॉइंट है एवरीवन इज अकाउंटेबल ऑल द टाइम। प्रत्येक व्यक्ति की हर जगह जिम्मेदारी होती है। आज हमारे देश का फैशन है, अगर कोई अच्छा काम हो गया तो टाई लगा करके आ जाते, सेंट परफ्यूम लगा के, सर मैंने कर दिया था। और जब नहीं होता है तो कहते हैं उनकी गलती थी। हम अपनी गलती को जिम्मेदार नहीं होते। अभी आपको बताइए, ब्रिटेन में एक बड़ा फेमस कहावत है, एवरी पुलिसमैन इज सिटीजन इन यूनिफॉर्म, एवरी सिटीजन इज पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। प्रत्येक पुलिसमैन पहले वो नागरिक है, भले ही वो यूनिफॉर्म के अंदर क्यों नहीं है। और प्रत्येक नागरिक पुलिसमैन है, चाहे भले ही उसके पास यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूँ, कारगिल का वार आप लोग को मालूम है? कारगिल का जब वार हुआ था उसका इंफॉर्मेशन किसने, किस भारत की गुप्तचर एजेंसी ने दिया था? सीबीआई ने, रॉ ने, आईबी ने, एनआईए ने, किसने दिया था? है किसी को मालूम? हाँ, उसको भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने वो इंफॉर्मेशन दिया था। कैसे दिया आप देखिए, वह इस देश का सोल्जर है। हर आदमी की, जब भी देखिए 2017 में म्यांमार से 40,000 रोहिंग्या लोग मुस्लिम भारत देश में घुस गए और भारत देश से जाकर के कहाँ, जम्मू में बस गए। जो जम्मू कश्मीर के लोग
भारत के किसी नागरिक को बसने की इजाज़त नहीं देते थे। वो कहते थे ये लैंड कश्मीरियों के लिए बनी है, आप तमिल हैं, आप गुजराती हैं, आप पंजाबी हैं, हमारे राज्य में नहीं रह सकते। 370 हमें राइट्स देता है, 35 ये हमें राइट्स देता है, लेकिन वो 40,000 लोगों का इस्तकबाल कर गए। जो 40,000 लोग घुसे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फेल हो गई। आपकी 9 इंटेलिजेंस इंडियन की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो फेल हो गई। सारी एक खोजी पत्रकारिता करने वाले मीडिया पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, वो रोज करते हैं वो भी गायब हो गए थे, नहीं खोज पाए। तो 40,000 नागरिक वहाँ आकर के बस गए। अगर हम लोगों में राष्ट्रभक्ति होती, हर आदमी अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी को सोचता, देश के विषय में सोचता, तो 40,000 लोग आपके देश में कैसे घुस सकते थे। तो यह है एवरीवन इज अकाउंटेबल ऑल द टाइम। प्रत्येक व्यक्ति की हर जगह जिम्मेदारी होती है, चाहे आप पोस्ट पर हैं या पोस्ट पर नहीं हैं, आप इस देश के सिटीजन हैं, आपकी जिम्मेदारी है। चौथा पॉइंट है सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल। महान लोगों के एसोसिएशन में रहो, अपने आसपास लोग ग्रेट लोगों को रखो, थिंकर लोगों को रखो, समझदार लोगों के साथ रहो। जितना आप अच्छे लोग के साथ रहोगे, आपके अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छी समझ मिलेगी। आप सब लोग दोस्ती करते हैं, आप तो युवा हैं, दोस्त बहुत आपके बनते होंगे। हमारे देश में एक ग्रंथ है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक प्रेयर किया जाता है, अभयम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम परोक्षात्। हे ईश्वर, हमको मित्र से डर ना हो, हमको शत्रु से भी डर ना हो। हे परमेश्वर, परिचित व्यक्ति से हमें कोई खतरा ना हो और अपरिचित व्यक्ति से भी हम सुरक्षित रहें। तो मैंने सोचा कि ये उल्टी प्रार्थना क्यों की गई, पहले मित्र से सावधान, बाद में शत्रु से सावधान। तो मैंने आचार्य चाणक्य को पढ़ा। चाणक्य ने समझाया, न विश्वसेत मित्रे चापी कुमित्रे चापी न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वम गुह्यम प्रकाशेत। वो कहते हैं शत्रु से सावधान रहो, लेकिन मित्र से 1000 गुना ज़्यादा सावधान रहो। अगर मित्र शत्रु बन गया तो जितना नुकसान मित्र कर सकता है, शत्रु कभी नहीं कर सकता है। तो मैंने सोचा ये भारत की सोच है, यूरोप की क्या सोच है। तो मैंने अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉनसन की पॉलिटिक्स पे जो थीसिस लिखी थी, मैंने उसको पढ़ा। तो प्रेसिडेंट जॉनसन लिखते हैं कि दुनिया में दुश्मन वही बनता है जो पहले दोस्त होता है। जो दोस्त नहीं होता है, जो आपको नहीं जानेगा, आपके आइडिया को नहीं जानेगा, वो आपका अपोज क्यों करेगा। तो दुनिया में दुश्मन वही बनता है जो पहले दोस्त होता है। ब्रिटेन के बहुत बड़े ग्रेट स्कॉलर लॉर्ड पामस्टन थे, जो लॉर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप कहते हैं, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी वो बन गए थे। तो लॉर्ड पामस्टन कहते हैं दोस्ती परमानेंट नहीं होती, दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। और अपने इंटरेस्ट के लिए इंसान दोस्त और दुश्मन बदलता रहता है। तो इसलिए सराउंड योरसेल्फ विद ग्रेट पीपल, अपने आसपास महान लोगों के एसोसिएशन में रहो। न दुनिया में कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है, आप इंटरेस्ट लोगों का फुलफिल जब तक होता है वो उस हिसाब से काम करते हैं। 5वां प्रैक्टिस है रिफ्लेक्ट देन डिसाइड। पहले चिंतन करो, बाद में निर्णय करो। अर्थात पहले सोचो फिर फैसले करो। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, हम पहले फैसले कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं। अब आप देखिए, पहले फैसले कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं। और अभी देखिए, आपने जीएसटी का नाम सुना, फैसला हो गया, बाद में 278 टाइम अमेंडमेंट करना पड़ा।
तो पहले सोचो फिर फैसले करो। यहाँ क्या होता, पहले फैसले करो बाद में सोचो, उल्टा काम करेंगे नुकसान ही होना है। तो रिफ्लेक्ट देन डिसाइड, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, आपके हर लाइफ में ये बातें आ सकती हैं। तो पहले सोचो फिर फैसले करो। और छठवीं बात है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, वादे कम करो काम ज़्यादा करो। और हमारे देश का फैशन क्या है, वादे ज़्यादा करो और काम, और होना क्या चाहिए कि वादे कम करो और काम ज़्यादा करो। सातवां प्रैक्टिस है डेवलप एंड कम्युनिकेट स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, अपने आंतरिक शक्तियों को सशक्त और मजबूत बनाओ, इसे बढ़ाओ और फैलाओ। प्यारे साथियों, जिंदगी में कुछ बन नहीं सकते हो तो मत बनो, लेकिन जिंदगी में कभी टूटो मत। दूसरे के नज़रों में आप कैसे भी रहो, लेकिन अपनी नज़रों से कभी गिरो मत। और जो इंसान अपनी नज़र से गिर जाता है वो जीवन जीने के राइट्स को खो देता है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति, आज हमारे देश में फैशन है, वो मेरे विषय में क्या बोल रहे थे, वो मेरे विषय में क्या कह रहा था। आपको दूसरे से प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों पड़ती, इसका मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अगर आदमी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकता है। आप लोग भारत के सीडी देशमुख का नाम सुने, कोई बच्चे इसमें? सीडी देशमुख का इंडिया में टॉप आईसीएस ऑफिसर बने थे। जब सीडी देशमुख आईसीएस का एग्जाम दिए तो छुट्टी मनाने ब्रिटेन चले गए, वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। उनके दोस्त रोजर ने उनसे पूछा कि मिस्टर देशमुख, रिजल्ट हैज बीन कम्युनिकेटेड, अभी आईसीएस का रिजल्ट आज आउट हुआ, आपको पता चला? तो उन्होंने क्या कहा, हु स्टूड सेकेंड, दूसरा कौन आया? फर्स्ट तो मुझे आना ही आना है, वो तो कोई संदेह नहीं है। हु स्टूड सेकेंड, दूसरा कौन आया? ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर होगा, आपको अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए, उसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी द वाइटल वर्च्यू, अपने नैसर्गिक सिद्धांतों के प्रति, अपनी जिंदगी की खूबियों के प्रति निष्ठा रखो और उसका सम्मान करो। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, उसे आप सोचो। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टैंड टू बुलिस, असामाजिक तत्वों का निडरता पूर्वक सामना करो। जो डर गया वो मर गया। अपने दिल से भय को निकाल दो, जब भय निकल जाएगा आप हमेशा अभय रहेंगे। आप गीता के 16 अध्याय का 1, 2, 3 श्लोक पढ़िए, 29 ह्यूमन क्वालिटी बताई है। उसमें पहली क्वालिटी है अभयता, अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थित है। तो सबसे बड़ी चीज है अभयता, हमेशा अभय रहो, किसी से मत डरो। और जब आप गलत करेंगे तब आपको डर होगा। तो स्टैंड टू बुलिस। और इसके बाद जो प्रैक्टिस है स्टडी, रीड एंड लर्न इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक अध्ययन करो, समझो और सीखो। आप लोग अपने प्रोफेसर का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? सब लोग करते हैं, वेरी गुड। आप लोग उनकी बात को मानते या नहीं मानते? जो समझाते वो मानते या नहीं मानते? मान भी लेते हैं। यही काम गलत करते हैं, इसलिए आपका कोई भविष्य नहीं है। आप अपने प्रोफेसर का रिस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनके ज्ञान के प्रति हमेशा शंका रखिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंतिम विद्वान नहीं हो सकता। आप ब्लाइंड फेथ मत बनिए। आप मत सोचिए कि जो ये बता रहे हैं वो सही है या गलत है। आप उसे सोचिए, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, चिंतन की आज़ादी रखिए।
अपने आप को, अपने ब्रेन को मॉर्गेज मत करिए, सोचने का नज़रिया आगे उठा करके रखिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज अराउंड अ पर्पस। आप जो काम करते हैं वो किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। आप अपने लाइफ का एक टेबल बनाइए, आप कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे आप खेलते हैं, कितने घंटे आप टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज करते हैं, कितने टाइम आप दोस्तों से बात करते हैं। फिर चिंतन करिए ये हमारे लाइफ में क्या काम आने वाले हैं, हमारे प्रगति के लिए ये फेसबुक, व्हाट्सएप कितना काम देगा, ये हमारे ज़िंदगी के लिए क्या फ़ायदा है। जब इस पर चिंतन करेंगे, सोचेंगे, डे टू डे आगे बढ़ेंगे, आप मजबूत होंगे, ये राष्ट्र मजबूत होगा और इस कंट्री का फ्यूचर अच्छा होगा। जय हिंद। थैंक यू। आचार्य धर्मबंधुजीनी वातों एमनी साथे आपणे जे आ वातोना प्रवाहमां आपणे बधा वह्या, घणी बधी वातो एमना द्वारा युवानोने उद्देशीने थई। राष्ट्रना निर्माणथी लई अने राष्ट्રના उज्ज्वल भविष्य माटे આપણે શું શું કરી શકીએ એ બાબતે એમણે ઉમદા છણાવટ સાથે પોતાનું વક્તવ્ય આપ્યું। જ્ઞાન સપ્તાહની આનાથી સરસ શરૂઆત કદાચ બીજી કોઈ ન હોઈ શકે। એકદમ કન્ટેન્ટ ભરેલું આંકડાઓ સાથેનું અને એમની જે યાદશક્તિ છે એનો પણ આપણને સૌને આજે પરિચય મળ્યો। અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપ સૌ યુવા મિત્રો અહીંયા ઉપસ્થિત છો, આપ સૌ આ ઉદ્બોધનમાંથી પ્રેરણા મેળવી અને આ દેશને એક ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તરફ દોરી જવાના પ્રયત્નમાં આપ સૌ સાથે રહેશો એવી અપેક્ષા છે। આગળ વધીએ છીએ અને આપણે યુનિવર્સિટીની છેલ્લા થોડા સમયથી એક પ્રણાલિકા રહી છે કે એક તસવીરી સ્મૃતિ છે એ આપણે મહેમાનોને અહીંયા જ ભેટ કરતા હોઈએ છીએ। તો આજના જ કાર્યક્રમમાં સ્વાગત વખતે જે મહેમાનોનું સન્માન થયું છે એનો ફોટોગ્રાફ છે એ ફ્રેમ છે એ આપણે બંને મહેમાનોને આપવા ઈચ્છીએ છીએ। હું બંને આજની જે સંસ્થાઓ જે યજમાન છે બંને સંસ્થાઓના આચાર્યોને અત્રે વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીંયા પધારે અને એમના હસ્તે આપણે બંને મહેમાનોને આ તસવીરી જે ભેટ છે એ આપણે એનાયત કરીએ। સૌપ્રથમ સુતરિયા સાહેબને વિનંતી કરું કે એમના હસ્તે માનનીય ધર્મબંધુજીને આ એક સ્મૃતિ તસવીર એમને ભેટ કરે। શાંતિલાલ શાહ ફાર્મસી કોલેજના ઇન્ચાર્જ આચાર્ય ડૉક્ટર હર્ષુલભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ આજે ઉપસ્થિત એવા યુવરાજ શ્રી જયવીરરાજસિંહજીને એ તસવીરી ભેટ અર્પણ કરે। આપણે આજના આ કાર્યક્રમના અંત બની ધપી રહ્યા છીએ ત્યારે યુનિવર્સિટીના કુલસચિવ ડૉક્ટર કૌશિકભાઈ ભટ્ટને વિનંતી કરું કે તેઓ અત્રે પધારે અને સૌનું આભાર દર્શન કરે। ડૉક્ટર કૌશિકભાઈ। સિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજિત આજના આ ત્રિવિધ કાર્યક્રમમાં અત્રે ઉપસ્થિત આપણી યુનિવર્સિટીના કુલગુરુ ડૉક્ટર મહિપતસિંહ ચાવડા સાહેબ, આજના મુખ્ય વક્તા એવા સ્વામી ધર્મબંધુજી, આપણા યુવરાજ શ્રી જયવીરરાજસિંહજી અને અત્રે ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો અને વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમ તો આજે જે ત્રિવિધ કાર્યક્રમ સાહેબે વાત કરી, ચાવડા સાહેબે, એમ ખૂબ સરસ રીતે એમની આગેવાની હેઠળ સાહેબના જેને કહેવાય કે માઇન્યુટ ડિટેલ્સ સાથેના આયોજન અને પ્રિપેરેશનથી એ શક્ય બન્યું છે। એટલે સૌ પ્રથમ તો માનનીય કુલપતિશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપણને આવી સારી એક યુનિવર્સિટીને આગળ લઈ જવાની એક તક પૂરી પાડી છે। અને આપ સૌને ખ્યાલ હોય તો છેલ્લા 10 મહિનાથી એમના આવ્યા પછી આપણે એક સારું એકેડેમિક એટમોસ્ફિયર આ યુનિવર્સિટીમાં જોઈ શક્યા છીએ। એટલે માનનીય કુલપતિશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજના આપણા વક્તા સ્વામી ધર્મબંધુજીએ ખૂબ સરસ આપણને જ્ઞાન પીરસ્યું છે। એમણે જે 13 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ જે હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી અને અમેરિકાને જે પાછું પેલા બંને જે ટ્રેડ સેન્ટર અને પેલાનો હુમલા પછીનું જે આખું રીડેવલપ કરવા માટેનો પ્લાન આપ્યો,
સેમ ઇટ એપ્લાઇઝ ટુ અવર કેરિયર ઓલ્સો. એટલે સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે 13 પોઈન્ટ્સમાંથી જેટલા શક્ય હોય એટલા આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. અને આવું સરસ એમણે આપણને માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ સ્વામીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણી વચ્ચે આપણા યુવરાજશ્રી પણ અત્રે આપણને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા છીએ, એટલે એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા આ સમગ્ર કાર્યક્રમના સંયોજક અને જેને કહેવાય કે શરૂઆતથી જ આપણી સાથે રહ્યા છે અને સતત 24 કલાક આ કાર્યક્રમ સફળ થાય એ માટે જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે એવા આ કાર્યક્રમના સંયોજક શ્રી હિમલભાઈનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. એમની સાથે મારી સમગ્ર અધિકારી મિત્રોની ટીમ સતત મહેનત કરતી રહી છે. હું સૌના નામ લઈશ: ભાવેશભાઈ, જયદીપસિંહ, દીપકભાઈ, જતનભાઈ, આ બધા મિત્રો, દિલીપસિંહ, સૌએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટેના તનતોડ પ્રયત્નો કર્યા છે. એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્રે આપણી એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના મેમ્બર્સ સૌ ઉપસ્થિત છે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા યુનિવર્સિટી કોર્ટના સભ્યો છે, એમનો પણ આભાર. જુદા જુદા ભવનોના અધ્યક્ષશ્રીઓ, કોલેજોના આચાર્યશ્રીઓ અને દૂર દૂરથી અત્રે પધારેલ જુદી જુદી કોલેજોના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખાસ કરીને આપણને જે લાઇટિંગ અને સાઉન્ડની વ્યવસ્થા કરી છે એ એજન્સીઓનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ કાર્યક્રમમાં જે કોઈ એ નાનું મોટું યોગદાન આપ્યું છે અને કદાચ મારાથી અહીંયા નામ નથી લેવાઈ શક્યું તો એમનો પણ સૌ કોઈનો આભાર. થેન્ક યુ. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત. चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, वाइस चांसलर के विषय में कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ. 1984 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया कि मार्गरेट थैचर को हम डॉक्टरेट की डिग्री देंगे. जब वो फंक्शन लंदन में रखा गया तो मार्गरेट थैचर ने अपने स्पीच में बताया कि ब्रिटेन के प्रोफेसरों को पाउंड अच्छे नहीं लगते हैं, वो डॉलर से लव करते हैं, इसलिए ब्रिटेन से माइग्रेट करके वो यूएस जाकर रहना चाहते हैं. ये सेंटेंस उनका पूरा हुआ. उसी समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रोफेसर की मीटिंग बुलाया और उसी फंक्शन में मार्गरेट थैचर की डिग्री को कैंसिल कर दिया और कहा कि आपने वाइस चांसलर का अपमान किया है, आपने यूनिवर्सिटी का अपमान किया है, आपने प्रोफेसरों का अपमान किया है, आप इस डिग्री के लायक नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री भले ही हों. दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता हूँ. 1989 में यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको डॉक्टरेट की डिग्री इनायत करे. तो पॉलिटिशियन होते हैं, आपको मालूम है, उनके 36 चमचे 3-5 और सारा इन्फ्लुएंस होता है. तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास उनको इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढ रहे थे, लेकिन हार्वर्ड के वाइस चांसलर ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन एक फिल्म आर्टिस्ट हैं, उन्होंने मैजिक चलाकर लोगों को वोट लेकर के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा अनुकरणीय काम नहीं किया जिससे हम लोगों को शिक्षा मिल सके, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी उनको डॉक्टरेट की डिग्री नहीं दे सकती. मैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मोतीलाल नेहरू पढ़ रहा था, तो मोतीलाल नेहरू के ज़िंदगी की एक ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को आईसीएस बनाऊंगा. तो आईसीएस बनाने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं जवाहरलाल नेहरू का एडमिशन लंदन के हैरो स्कूल में कराता हूँ. तो मैंने सोचा हैरो स्कूल की ऐसी क्या विशेषता है जहाँ जवाहरलाल नेहरू को पढ़ने के लिए भेजा गया. तो मैंने हैरो स्कूल को एक लेटर लिखा,
7 वैल्यूम में उनके स्कूल की सारी हिस्ट्री आई। मैंने 6 महीने बड़े आराम आराम से पढ़ा। एक बात जो बड़ी इंटरेस्टेड है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारे हिज हाइनेस साहब प्रिंस आए हुए हैं, उसी तरह से ब्रिटेन के प्रिंस हैरो स्कूल में पढ़ते थे, और जब ब्रिटेन के सम्राट अपने बच्चों से मिलने जाते थे तो स्कूल के प्रिंसिपल गेट पर आते थे, रिसीव करते थे और अपने चैम्बर में बच्चों को बुलाकर मुलाकात कराते थे। लेकिन उस समय जो प्रिंसिपल साहब आए तो उन्होंने माली को कहा कि उधर से किंग आएंगे और मेरे ऑफिस का रास्ता दिखा देना। जब वो आए, ऑफिस में बैठे, तो बच्चों से उसी तरह से व्यवहार किया जैसे आम पेरेंट्स के साथ हो करते थे। तो जब किंग आते हैं तो उनके साथ मीडिया रिपोर्टर्स और कुछ चमचे, उन्होंने कहा प्रिंसिपल बहुत एरोगेंट है, उसने किंग का इंसल्ट किया, उनका रिस्पेक्ट नहीं किया। लेकिन प्रिंसिपल ने जो उत्तर दिया वो बड़ा ऐतिहासिक उत्तर था। प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल के कैंपस में रहने वाले किसी भी टीचर का समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो। और सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि बच्चे उसे देख सकें। बच्चों को दिखाने के लिए टीचर प्रोफेसर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये रियलाइज होगा कि मेरे पिताजी से मेरे टीचर मेरे प्रोफेसर डरते हैं, तो उस टीचर प्रोफेसर से वो बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते। मैं बड़ा संतोष और आत्म शांति महसूस कर रहा हूँ जो मेरे 10-12 साल पुराने मित्र आपके इस विद्यालय के वाइस चांसलर बने हैं, और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि उसी परंपरा का निर्वहन ये करेंगे जो परंपरा वाइस चांसलर के योग्य होती है, और वो करते रहेंगे। आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलेगा तो ये जरूर उस रास्ते पर चलेंगे। ये बहुत ही कर्मठ, यहाँ आने पे 10-11 महीने में जो इनकी उपलब्धियाँ मैंने सुनी वो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मैं इस आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये आगे इस लायक, इसके अनुरूप उस गरिमा को बनाने में सक्षम होंगे। यहाँ आकर राजेंद्र सिंह जी राणा से मिलना हुआ, काफ़ी सालों के बाद इनको हमने देखा, और भी लोगों से हमने मिला। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। આવતીકાલે આપણી વચ્ચે અમદાવાદની ખ્યાતનામ સિમ્સ હોસ્પિટલના કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉક્ટર અનીશ ચંદારાણા ઉપસ્થિત રહેવાના છે, અને યુવા અને સ્વાસ્થ્ય આ વિષય ઉપર એ વાતો પણ ખૂબ સરસ તમારી સાથે કરવાના છે. એમના પ્રેઝન્ટેશન્સ પણ લઈને આવશે, અને સાથે એમણે ખાસ વિનંતી કરી છે કે વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપવા મને વધારે ગમશે. એટલે અત્રે ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, અન્ય આપણી યુનિવર્સિટીના પ્રાધ્યાપકો, કર્મચારીઓ, સૌને મારી વિનંતી છે કે સ્વાસ્થ્ય અંગેના આપણે કંઈ પણ જાણવાનું હોય, કોઈ પ્રશ્નો હોય તો ચોક્કસ કાલે જરા પણ સંકોચ વિના એ રજૂ કરજો. અને ડૉક્ટર અનીશભાઈની ખાસ વિનંતી હતી કે આવા પ્રશ્નો જો આવે ઓડિયન્સમાંથી તો વધારે સારી રીતે એને એનું સોલ્યુશન છે આપી શકાય. તો આપ સૌને ફરી એકવાર વિનંતી છે કે આવતીકાલે પણ આપ આવી જ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહો, અને બધા દિવસ જુદા જુદા વિષયો ઉપર માનનીય કુલપતિશ્રીના માર્ગદર્શન સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. ત્યારે આપને સૌથી વધારે વિદ્યાર્થીઓને આ આયોજનનો લાભ મળે એ જોવા વિનંતી. હજુ પણ અમારી ઈચ્છા છે કે આ ગેંગવે પણ આખા ભરાઈ ગયેલા હોય અને વિદ્યાર્થીઓ છે મોટી સંખ્યામાં આ સમગ્ર આયોજનમાં ઉત્સાહભેર ભાગ લે, સંસ્થાઓ પણ એટલો જ ઉત્સાહ દાખવે. આપ સૌ ફરી એકવાર અહીંયા પધાર્યા છે ત્યારે સૌનો ફરીથી આભાર. રાષ્ટ્રગાન
સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એકદમ સમયસર આપણે આજના કાર્યક્રમને અહીંયા પૂર્ણ કર્યો છે. આવતીકાલે ફરીથી આ જ સ્થળે નવા વિષય સાથે નવા વક્તા સાથે મળીશું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.